नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिजनेस में। मैं हूं दीपक डोभाल और वक्त हो चला है आपकी खबर आपका फायदा का। आज हम बात कर रहे हैं रोजगार के एक ऐसे मुद्दे की जिसने एक तरह से जानकारों को दो खेमों में बांट दिया है। पहले मुद्दा आपको बताते हैं, हरियाणा सरकार में अब प्राइवेट सेक्टर में लोकल लोगों के लिए 75% रिजर्वेशन होगा। कंपनियों को 50,000 से कम सैलरी वाली नौकरियों में 75% लोकल लोगों को नौकरियां देनी होंगी। हालांकि फौरी तौर पर यह कानून 10 साल के लिए लागू है। अब सवाल ये उठ रहे हैं, वैसे पहला राज्य नहीं है हरियाणा, बहुत सारे राज्य हैं, आंध्र है, एमपी, महाराष्ट्र में भी कुछ हद तक, कर्नाटक है, कई राज्यों में ये ऑलरेडी लागू है। लेकिन क्या ये फैसला कंपनियों पर ही छोड़ देना चाहिए कि उन्हें किस तरह की मैन पावर चाहिए, किस तरह की नहीं, इस पर एक बहस हो गई है। दूसरी बात, रिजर्वेशन तो ठीक है, लेकिन क्वालिफिकेशन और स्किल क्या होंगे ये सरकारें कैसे तय कर सकती हैं? इंडस्ट्री के लोग ये कह रहे हैं। सरकारें स्किल्ड लेबर कहां से लाएंगी कंपनियों के लिए? दूसरा, सरकारें लोगों की स्किल बढ़ाने के लिए क्या कर रही हैं? कहीं ऐसा तो नहीं है कि अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ा और कंपनियों को और आम लोगों को आमने सामने कर दिया? दूसरा, कि क्या वाकई में पलायन जैसे इश्यूज हैं, लोग अपने घर के पास में काम करना चाहते हैं? कोविड महामारी के बाद में इस सोच में बहुत इजाफा हुआ है कि घर के पास ही काम मिले तो अच्छा है, और अक्सर कंपनियां लोकल लोगों को कई मामलों में इग्नोर भी कर देती हैं। तो क्या वाकई में ऐसे मामलों में ये एक मील का पत्थर साबित होने वाला है? तो दो तरह के इसमें राय आ रही हैं। आज हम थोड़ा सा इन दोनों रायों के बीच में एक मसले को टटोलने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि दरअसल हरियाणा सरकार का या दूसरे राज्यों का ये जो फैसला है कितना सही है, कितना प्रैक्टिकल है, कंपनी और बेरोजगार दोनों के हित में दरअसल क्या हो सकता है। रिपोर्ट देख लीजिए, बेहद खास मेहमानों के साथ लौट रहे हैं, आप देखिए ये रिपोर्ट। हरियाणा सरकार ने राज्य के युवाओं को बड़ा तोहफा दिया है। राज्य सरकार के एक फैसले से हरियाणा में बेरोजगारी की समस्या खत्म करने का रास्ता साफ कर दिया है। दरअसल हरियाणा स्टेट एम्प्लॉयमेंट ऑफ लोकल कैंडिडेट बिल 2020 को राज्यपाल सत्यदेव कंपनी के फैसले की जांच सरकार के अधिकारी करेंगे। एसडीएम या इससे ऊपर के अधिकारी कानून लागू कराने की जांच के लिए डेटा ले सकते हैं। इतना ही नहीं, अधिकारी कंपनी के ऑफिस या फैक्ट्री में जाकर ये भी जांच कर सकते हैं कि कानून का सही से पालन हो रहा है या नहीं, और जांच में कानून का उल्लंघन पाया जाता है तो कंपनी पर 10,000 रुपए से लेकर 2 लाख तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। वहीं अगर कंपनी में लगातार कानून का पालन नहीं हो रहा तो कंपनी पर रोजाना 1,000 रुपए का जुर्माना लगाने का भी प्रावधान किया गया है। और खास बात यह है कि कंपनी पर जुर्माना तब तक लगता रहेगा जब तक कानून का उल्लंघन हो रहा है। अगर कंपनी गलत जानकारी देती है तब भी उस पर 50,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। इस तरह का कानून सबसे पहले 2019 में आंध्र प्रदेश में आया था, फिर 2020 में कर्नाटक में और अब हरियाणा में। लेकिन इस तरह के कानून के बारे में जानकारों की राय बंटी नजर आती है। स्थानीय रोजगार के लिहाज से स्वाभाविक तौर पर एक बड़ा कदम है, लेकिन कंपनियों के लिए प्रोडक्टिव मैन पावर के चुनाव की स्वतंत्रता पर लगाम और सरकारी हस्तक्षेप के बढ़ने का खतरा भी बढ़ जाता है। ऐसे में कंपनियां इस फैसले के बाद ऐसे नियमों वाले राज्य में क्या स्वतंत्र होकर काम कर पाएंगी, ये देखना भी लाजमी होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो बड़ी दिलचस्प सिचुएशन है, और एक तरफ हम ये कहते हैं कि भी लोकल लोगों को काम दिया जाए, और जो कंपनियां आती है, बाहर की कंपनियां आती हैं या कोई भी कंपनी आती है, वो स्थानीय लोगों को नौकरी नहीं देती है। कई बार हमने देखा इस पर देश के अलग अलग इलाकों में घमासान भी हुआ, कई तरह के आंदोलन भी चलते हैं वेजेस को लेकर, स्थानीय लोगों को आरक्षण को लेकर। और जब इस तरह के फैसले हो जाते हैं तो फिर ये कहा जाता है कि भाई कंपनियों को अपना प्रोडक्टिव मैन पावर चुनने की तो कम से कम फ्रीडम चाहिए। दूसरा ये होता है कि अब क्या सरकार तय करेगी कि कंपनी में किस तरह के लोगों को रखा जाए और किस तरह के नहीं। फिर इसमें कई लोग आर्टिकल 16 का उल्लंघन भी मानते हैं कि कहीं भी किसी को कहीं से भी जाकर नौकरियों का लेने का अगर अधिकार संविधान ने दिया है तो फिर लोकल लोगों के लिए रिजर्वेशन क्यों? तो कुल मिला के ये बहस पुरानी है, नई नहीं है, बहुत सारे आयाम इसमें है। लेकिन आज हरियाणा सरकार के इस फैसले के बाद क्या पूरे देश में इस तरह का अगर मॉडल को एक पर्सपेक्टिव में देखें तो क्या इसके आयाम निकलते हैं? आज करेंगे चर्चा। मेरे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं,
तीन खास मेहमान, परिचय आपका करा दें। हमारे साथ हैं शंकर अग्रवाल, पूर्व सचिव हैं लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के। बहुत बहुत स्वागत है अग्रवाल सर आपका हमारे शो पर। हमारे साथ हैं राजीव चावला जो कि चेयरमैन है इंटीग्रेटेड एसोसिएशन ऑफ एमएसएमई ऑफ इंडिया। चावला साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ हैं बाला सुब्रमण्यम ए जो कि असिस्टेंट वीपी हैं टीम लीज के। बहुत बहुत स्वागत है बाला सुब्रमण्यम आपका हमारे शो पर। अग्रवाल सर आपसे ही चर्चा की मैं शुरुआत करूंगा। सर ये सरकारों पर दबाव तो होता है और कई बार सरकारें जो हैं आम लोगों से, खासतौर से युवाओं को लुभाने के लिए या उन तक अपनी बात पहुंचाने के लिए इस तरह के वादे कर देती, लेकिन ग्राउंड सिचुएशन है क्या? आपका एक प्रशासन का एक लंबा अनुभव है, क्या वाकई में लोकल लोगों को नजरअंदाज किया जाता है? इस तरह के फैसले लेने के पीछे की कहानी क्या होती है सर? देखिए, पहली बात तो ये है कि किसी भी व्यक्ति को, इंडस्ट्रियलिस्ट को, उद्यमी को यह स्वतंत्रता होनी चाहिए कि वो कहाँ पर अपना उद्योग स्थापित करना चाहता है, और उसको ये भी स्वतंत्रता होनी चाहिए कि वो अपने जो वर्कर्स हैं, अपने जो कार्यपालक हैं, वो कहाँ से लेके आते हैं। तो ये स्वतंत्रता अगर हम कम करते हैं, रेस्ट्रिक्ट करते हैं, तो एक काउंटर प्रोडक्टिव होती है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाता है, एफिशिएंसी भी कम हो सकती है। दूसरी बात है कि लोकल लोगों को रोज़गार कैसे दिया जाए। हर उद्यमी की ये खुद कोशिश होती है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोकल लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे सके, बिकॉज जब लोकल लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिया जाता है तो खर्चा कम आता है, क्योंकि वो लोग वही लोकल एरिया में रहते हैं, तो उनके ऊपर हाउसिंग पे उतना खर्चा नहीं आता है। दूसरी चीज़, उनका डिस्प्लेसमेंट नहीं होता, तो वो कम वेजेस पे भी कार्य करने को तैयार होते हैं। लेकिन कभी कभी ये देखा गया कि जिस प्रकार के स्किल्स की आवश्यकता है वो स्किल्स नहीं अवेलेबल होती। ओवर अ पीरियड टाइम धीरे धीरे वो स्किल्स लोकल लोगों में भी आ सकती है, बट उसके लिए थोड़ा समय लगेगा। इसलिए शुरू के कम से कम 5-10 साल तक ये उद्यमी को पूर्ण रूप से स्वतंत्रता होनी चाहिए कि वो कहाँ इंडस्ट्री लगाना चाहता है, चाहे तो वो केरला में लगाना चाहे, या वो नागालैंड में लगाना चाहे, हरियाणा में लगाना चाहे, उत्तर प्रदेश में लगाना चाहे। नहीं अग्रवाल सर, आप जो बात कह रहे हैं सर, वो स्वाभाविक तौर पर आपकी बात बिल्कुल सही बात है कि एक कंपनी को उसको कैसे उत्पादन करना है ये उस पर उसके बोर्ड पर, उसके निर्णय पर छोड़ देना चाहिए। लेकिन सर फिर जरूरत क्यों पड़ती है? हमारे सामने बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। आप महाराष्ट्र का एग्जाम्पल ले लीजिए। आंध्र में लोकल फर्स्ट जो पॉलिसी आई उसके पीछे यही तर्क दिया गया। आज की डेट में आप छोटे राज्यों में चले जाइए, उत्तराखंड में चले जाइए, किसी भी इलाके में चले जाइए, हर जगह शिकायत ये आती है कि लोकल लोगों को नजरअंदाज किया जाता है। और सिर्फ स्किल्ड वाले जॉब्स में ही नहीं, जो जहां पर स्किल की स्पेसिफिक जरूरत नहीं है वहां पर भी लोकल लोगों को छोड़कर बाहर के लोगों को बिठा दिया जाता है। तो इसलिए आंदोलन होते हैं, पॉलिटिकल पार्टियां इनको भुनाती हैं और फिर इस तरह के फैसले आते हैं। तो अगर आप कह रहे हैं कि कंपनियां ऑलरेडी लोकल लोगों को जॉब्स देती हैं, उनकी प्रायोरिटी में है, तो फिर ये कानून लाने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है 3-4 राज्यों को? देखिए क्या होता है, मान लीजिए मैं एक उद्यमी हूं और मान लीजिए किसी एक पर्टिकुलर जगह में मैं अपना उद्यम लगाना चाहता हूं, उद्योग लगाना चाहता हूं, तो मैं कोशिश करूंगा लोकल लोगों को रखूं। लेकिन कभी कभी क्या होता है, कभी क्या अक्सर ये पाया गया है कि लोकल लोग जो उसके लायक नहीं है उस पर्टिकुलर जॉब के, उनमें उस प्रकार की योग्यता नहीं है या स्किल्स नहीं है, तब भी वो चाहते हैं कि किसी न किसी तरीके से उनकी भर्ती हो जाए। और जब भर्ती नहीं होती है तो लोकल पॉलिटिशियंस को, लोकल जो इन्फ्लुएंशियल लोग आ गए, उनको यूज़ करते हैं और उनका इन्फ्लुएंस लगा के और दबाव डलवा के दो उद्यमी पे वो कोशिश करते हैं कि भर्ती हो जाए। और इसीलिए उद्यमी ये चाहता है कि, क्योंकि कोई उद्यमी नहीं चाहता कि उसके ऊपर लोकल लोगों का प्रेशर हो जहाँ तक प्रोडक्शन की बात है। ठीक, इसलिए वो चाहता है कि उसके ऊपर कोई प्रेशर नहीं हो, तो कोशिश करता थे कि वो बाहर से लोग बाग लेके आए। ठीक है, लेकिन ये बात भी सही है सर, ये कंपनी जब आती है किसी भी राज्य, किसी भी इलाके में, तो कंपनियां इस तरह के वादे करती हैं क्योंकि सब्सिडी मिलती है, आपको जमीन में सब्सिडी मिलेगी, उनके रेट्स में सब्सिडी मिलेगी। कंपनी भी इस तरह के वादे करके आती है किसी इलाके में कि यहां पर लोकल रोजगार को बढ़ावा मिलेगा, लोकल लोगों को नौकरी मिलेगी। तो या तो फिर कंपनियां पहले सर्वे कर लें कि इस इलाके में स्किल्ड है या नहीं है, उसके बाद अपना वहां पर कारखाना लगाएं। बहरहाल इसके दो पक्ष हैं, लेकिन मैं अभी जरा चावला साहब के पास आना चाहूंगा। चावला साहब, आप क्या खुश हैं? क्योंकि इसमें कोई भी सेक्टर छूटा नहीं है। छोटे उद्यमी जो कारोबारी हैं, उद्यमी हैं, उनको भी इसमें दायरे में लाया गया है। यहाँ के जो ट्रस्ट वाले हैं उनको भी लाया गया है।
हरियाणा वाला जो, तो यानी कि छोटी फैक्ट्री हो या बड़ी कंपनी, सबको आप 75% रोजगार देना पड़ेगा स्थानीय लोगों को। आपको यह फैसला कैसा लगा? देखिए, 10 से ऊपर कोई भी संस्था, कोई भी, चाहे पार्टनरशिप फर्म है, सोसाइटी है, ट्रस्ट है, कंपनी है, उन सभी पर ये नियम लागू हो गया है। और जाहिर है कि ये पहली बार, क्योंकि इस तरह का एक चीज हरियाणा में बनी है, तो सडनली सभी के लिए एक बहुत बड़ी, एक नई चीज है, एक नया रिस्ट्रिक्शन है, एक नया लॉ है, इंडस्ट्री, उद्योग, बिजनेस के लिए एक नया कानून है जो कि सबके लिए सामने आया है। हालांकि इससे पहले भी मैं एक बात क्लियर कर दूं, मैं स्वयं उद्यमी हूं और एमएसएमई सेक्टर को रिप्रेजेंट भी करता हूं, और 250 करोड़ से तक के बिजनेसेस को आज एमएसएमई की परिभाषा में लेते हैं, तो आप समझ लीजिए 99% बिजनेसेस इसी में आते हैं जी। इससे पहले भी HSIIDC या जो हरियाणा सरकार या हुडा जो अपने इंडस्ट्रियल प्लॉट्स को अलॉट करती थी एक सब्सिडाइज रेट्स पर, तो उसमें भी एक क्लॉज हमेशा रहा कि 70% जो एम्प्लॉयमेंट है वो हरियाणा के नागरिकों को मिले, हरियाणा के डोमिसाइल को मिले। हालांकि इस पर कभी प्रॉपरली इम्प्लीमेंट नहीं किया गया था, लेकिन अब की बार जो सरकार ने नियम बनाया है, तो उस नियम में न केवल वो उद्योग जिन्हें सरकार ने कभी सब्सिडाइज रेट पे जमीन दी है या लॉट की है, बल्कि यदि किसी ने स्वयं मार्केट रेट पर कोई चीज लेकर या लीज पर लेकर अपना उद्योग को लगाया है, तो उस पर भी आज ये नियम लग गया है। तो जाहिर है एक बहुत बड़ा सेक्शन है बिजनेस में जिन्होंने सरकार से फिलहाल कोई सब्सिडी नहीं ली है, लेकिन ये नियम उन पर भी लागू है। हालांकि मैं एक चीज जरूर कहूंगा, तो एक मुश्किल है, अभी तक हम लोग अपनी मर्जी से, क्योंकि हमें बहुत फास्ट निर्णय लेना होता है। बिल्कुल सर, मैं सर, आप उद्यमियों की बातों को समझते हैं, उद्योग को समझते हैं, धंधे को समझते हैं। मैं यही आपसे समझना चाह रहा हूं कि एक लोकल लोगों पर जब आपके ऊपर प्रेशर आएगा कि आप 75 लोगों को 100 में से स्थानीय लोगों को रोजगार दीजिए, तो किस किस तरह की सिचुएशन आपके सामने आएगी? प्रॉब्लम आपको कहां फेस करनी पड़ेगी? देखिए, सबसे पहली चीज तो ये कि आज यदि किसी उद्योग में उदाहरण के लिए 500 लोग काम करते हैं, तो जाहिर है वो आज 500 में से 400 लोगों को निकाल के नया जॉब तो नहीं होगा। तो जो आज वर्तमान में जो परमानेंट एम्प्लॉयमेंट है वो तो एज इट इज रहेगा। अब सवाल ये है कि अब हर नई एम्प्लॉयमेंट को जो फर्दर लेंगे वर्तमान में स्थापित बिजनेसेस, वो कैसे लेंगे? तो उसके लिए सरकार ने एक पोर्टल का जिक्र किया है, जिसके पोर्टल पे हमें अप्लाई करना पड़ेगा। अब हमारी जो एक समस्या है वो ये कि कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे होली के बाद अचानक लेबर डाउन हुई, या अचानक किसी के पास बिजनेस ऑर्डर आया, या लॉकडाउन अचानक खुला तो इंडस्ट्री को खुलना है, तो इमीडिएटली मान लीजिए किसी उद्योग को सीजनल काम होता है, अचानक 500 लोग चाहिए, 1000 लोग चाहिए, तो ये कितने समय में ये निर्णय सरकार लेगी कि अगर हरियाणा में वो टैलेंट अवेलेबल नहीं है तो मुझे या उद्योग को परमिशन मिल जाए बाहर से लाने के लिए। तो अब जितनी फास्ट उद्योग की रिक्वायरमेंट बदलती है, अचानक आता है, ये वॉलेटिलिटी रहती है एम्प्लॉयमेंट मार्केट में भी, तो उससे सरकार कितनी फास्ट रिस्पॉन्ड करेगी, ऑटोमेटिक बेसिस पे करेगी या पहले? बिल्कुल, और इसी की ओर इशारा जो है शंकर अग्रवाल जी ने भी किया कि कंपनी को एक स्वच्छंदता जो चाहिए होती है वो कहीं ना कहीं कर्ब होती है इससे, इस तरह के सरकारी फैसलों से, और एक तरह से हस्तक्षेप जब सरकारी बढ़ता है तो जाहिर तौर पर कंपनी की कार्यशैली, कार्यप्रणाली पर भी उसका असर पड़ता है। यही बात अग्रवाल जी भी कहते हैं, चावला जी भी इसी बात का एक तरह से समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं। बाला सुब्रमण्यम के साथ के पास चलते हैं, उनसे समझने की कोशिश करते हैं। बाला, क्या वाकई में एक कंपनी जब आपके पास मैन पावर हायर करने के लिए अपनी कोई रिक्वायरमेंट देती है, तो क्या वाकई में उनके कुछ स्पेसिफिक्स होते हैं कि लोकल नहीं हो, बाहर का हो, या पूरा का पूरा चुनाव सिर्फ और सिर्फ स्किल्स पे और मेरिट्स के आधार पर होता है, या कोई ऐसा क्लॉज भी होता है कि प्लीज अवॉइड लोकल्स? नहीं, 100% नो। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, हर कंपनी कोशिश करते हैं कि जितना भी कर सकते हैं लोकल टैलेंट ही हायर करना है, और अगर दे आर जो भी स्किल्स चाहते हैं ना, दे आर नॉन नेगोशिएबल। सो वो जो स्किल्स का राइट फिटमेंट अगर लोकली उनको मिल जाता है तो लोकली ही हायर करते हैं। इनफैक्ट जो प्रेफरेंस
जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं वो एक्चुअली ऑपोजिट है। देयर इज नो क्लॉज की लोकली हायर नहीं करना है। इनफैक्ट देयर इज अ प्रेफरेंस फॉर लोकल हायरिंग। अगर लोकली वो टैलेंट उनको नहीं मिल रहा है तो देन दे एक्चुअली गो आउटसाइड। बाहर के स्टेट से माइग्रेंट एम्प्लॉयज को भी हायर करते हैं, उनके लिए भी अलग लॉज भी है ना। यू हैव टू गेट अ लाइसेंस फॉर इट, इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कर लाइसेंस, वो सब कंप्लायंसेस होते हैं। सो जैसे शंकर अग्रवाल जी बोल रहे थे पहले, आई बिलीव कंपनीज को ये फ्रीडम देना चाहिए ताकि कंपनीज काफी प्रोडक्टिव होंगे और कॉस्ट कॉम्पिटिटिव भी होंगे। एंड ओवरऑल आई थिंक बी इट गवर्नमेंट हो या कंपनीज हो या एम्प्लॉयज हो, सब एक ही चीज चाहते हैं ना कि प्रोडक्टिविटी। बट बाला सुब्रमण्यम, यहां पर एक यही कॉन्ट्रडिक्शन आ रहा है ना। एक तरफ आप कह रहे हैं कि नहीं, आपने भी कहा, अग्रवाल जी ने कहा, आप लोग कह रहे हैं कि नहीं, कंपनी तो चाहती हैं कि लोकल लोग आए। अब अगर कंपनी चाहती है लोकल लोग आए तो कंपनी लोकल लोगों को ले भी रही होगी। दूसरी तरफ मैं जो सवाल पूछ रहा हूं कि दूसरी तरफ सरकारें ये कहती हैं, पॉलिटिकल पार्टियां ये कहती हैं, स्थानीय लोग ये कहती हैं कि जब भी कंपनी आती है हमें अवॉइड करती है, बाहर के लोगों को ले आती है। तो ये कॉन्ट्रडिक्शन क्यों है? अगर क्लैरिटी है कंपनी के मन में कि लोकल लोगों को लेना है तो फिर दिखता क्यों नहीं है वो ग्राउंड पर, और इस तरह के कानून की फिर जरूरत क्यों पड़ रही है? बहुत सारे राज्यों में लागू हो गया। देखिए, ये तो जबरदस्ती नहीं है। एज आई सेड, प्रेफरेंस तो लोकल टैलेंट का ही है, लेकिन मोस्ट ऑफ सिचुएशंस ऐसे होता है कि आपको लोकली जो टैलेंट आप रिक्वायर करते हैं वो आपको लोकली नहीं मिलता है, तो इसलिए उनको एक ऐसे कंपल्शन आ जाती है कि बाहर से उनको लेना पड़ता है। इट्स नॉट, कोई किसी को ऐसे जबरदस्ती कभी नहीं किया। हम तो मतलब करीबन 3,500 कंपनीज के साथ काम करते हैं, हायरिंग, पेरोलिंग, जो भी सर्विसेज हम देते हैं। इन सब कंपनीज में एक भी कंपनी नहीं है जो एक्चुअली डज नॉट प्रेफर लोकल टैलेंट। ऐसी सिचुएशन कभी देखा नहीं है, राइट? मेरे हिसाब से इंटेंशन ठीक है गवर्नमेंट का, लेकिन इंप्लीमेंट करने का और भी तरीके हैं। आप पीनलाइज मत करो। दिस इज बेसिकली, ये बिल जो निकला है पेनल्टी है कंपनीज को, राइट? आप 75% लोकल टैलेंट को ही रखना है, नहीं तो आपको पेनल्टी देना पड़ेगा, नहीं तो आपको एक पिटीशन सबमिट करना है कि आपको क्यों बाहर का टैलेंट चाहिए, राइट? व्हाई डोंट यू इंसेंटिवाइज? आप इंसेंटिवाइज कर सकते हैं कि अगर आप लोकल टैलेंट इतना % आप रख सकते हैं तो फिर आपको इतना रिबेट मिलेगा, राइट? और इफ इट इज अबव 75% देन मे बी Y%, जो उससे भी ज्यादा है। PLI वाला आइडिया, हेलो, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव वाला आइडिया आप दे रहे हैं? यस, सो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव जैसे आपको लेबर लिंक्ड इंसेंटिव का भी सोचा होना चाहिए। अच्छा आइडिया। जस्ट बी बेसिक कि आप लोकल टैलेंट आप हायर करो, नहीं तो पेनल्टी। आई थिंक ये थोड़ा, आई थिंक इट शुड बी अ रिवॉर्डिंग अप्रोच रादर देन अ पनिशमेंट अप्रोच। बिल्कुल एग्जैक्टली। और थोड़ा सा जो इंडस्ट्री के लोगों को और कंपनी के लोगों को, जी चावला साहब मैं आ रहा हूं आपके पास। लोकल को रिजर्वेशन से क्या सॉल्यूशन निकलेगा? सॉल्यूशन रोजगार का, सॉल्यूशन पलायन का, सॉल्यूशन अपने घर के पास में काम मिलने का? क्योंकि हरियाणा सरकार ने स्थानीय लोगों के लिए 75% आरक्षण किसी भी कंपनी में जहां 10 से ज्यादा कर्मचारी हो उनके लिए लागू कर दिया है। अब क्या ये सॉल्यूशन है, क्या ये प्रैक्टिकल है? इस पर कर रहे हैं हम चर्चा। मेरे साथ 3 खास मेहमान हैं। अग्रवाल साहब, आपके पास में आना चाहूंगा। फिर सर, सॉल्यूशन क्या निकले? आपका एक लंबा अनुभव जैसा कि हमने कहा है, और आप कंपनी को भी समझते हैं, स्थानीय प्रशासन को भी समझते हैं। अब सॉल्यूशन कैसे हो सर इसका? फिर देखिए, जैसे मैं आपसे पहले कह रहा था, एक तो उद्यमी को ये स्वतंत्रता देनी जरूरी है कि वो कहाँ उद्योग लगाए और वहाँ पर किस प्रकार के और कहाँ से अपनी लेबर लेके आए। दूसरी बात आपने कहा कि स्थानीय लोगों को रोजगार कैसे मिले। उसके लिए सरकार को और उद्यमी को उद्योग लगाने से पहले बैठ के चर्चा करनी चाहिए कि किस प्रकार के स्किल्स की आवश्यकता है, और सरकार को ये पहल करनी चाहिए कि जिस प्रकार के स्किल्स की आवश्यकता है उस प्रकार के स्किल्स को लोगों में इम्पार्ट करे और उसमें खर्चा राज्य सरकार वहन करे। निश्चित रूप से अगर किसी को भी नौकरी मिलने की आशा है तो वो स्किल्स को प्राप्त करने की कोशिश करेगा। एक और इसका लॉन्ग टर्म पहलू है। हम जब अमेरिका में इस तरह की बात होती है, रेस्ट्रिक्टिव प्रैक्टिसेस लागू करते हैं, तो हम उसको क्रिटिसाइज करते हैं कि साहब जो हमारे आईटी के एक्सपर्ट्स हैं उनको नौकरी का मौका अमेरिका में नहीं दिया जा रहा है, प्रोटेक्शनिज्म हो रहा है। वही चीज अगर हम स्टेट में इस तरह लगाने लग जाएंगे तो ये नेशनल इंटीग्रेशन के विरुद्ध होगा और इसके लॉन्ग टर्म इफेक्ट जो होंगे
वो बहुत अच्छे नहीं होंगे। ये आपका अच्छा एक दो अच्छे सुझाव एक आए। एक आप लेबर लिंक्ड इंसेंटिव की बात जो कि बाला सुब्रमण्यम ने कही, और दूसरा आपने जो कहा कि कंपनी जब आ रही है तो फिर सरकार भी थोड़ी बहुत रिसर्च कर ले कंपनी किस तरह की, और वहां पर लोकल लोगों की स्किल को बढ़ाने के लिए क्या छोटे छोटे इंस्टीट्यूशंस खोले जा सकते हैं, वो सरकार के स्किल इंडिया कैंपेन से मैच भी करेगा। फटाफट से चावला साहब आपका रिएक्शन, आप कुछ कहना चाह रहे थे, आप कुछ सॉल्यूशन की तरफ देखते हैं इसको। जी, हालांकि मैं एक स्वयं इंडस्ट्री से हूं और इस नए लॉ से प्रभावित हूं और रहूंगा जी। लेकिन मैं दो बातें यहां पर ऐड करना चाहता हूं। पहला ये कि ये जो लेबर लिंक्ड इंसेंटिव की सुझाव अभी आपने दिया, ये मैं आपको बताऊं कि हरियाणा सरकार ने जो अपनी नई औद्योगिक नीति 1 जनवरी 2021 को लागू की है, जो अभी हाल ही में, अब इनफैक्ट उसका नाम रखा गया है हरियाणा एंटरप्राइज एंड एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी। तो एंटरप्राइज के साथ एम्प्लॉयमेंट को जोड़ा गया है। उस पॉलिसी में हरियाणा के डोमिसाइल व्यक्ति को जॉब देने पर इंडस्ट्री को प्रति व्यक्ति 48,000 रुपए का इंसेंटिव साथ में मिलेगा। तो यानी अगर मैं 20 हरियाणा के लोग रख दूं तो मुझे 48,000 इंटू 20 यानी साल में 9,60,000 रुपए का इंसेंटिव उद्यमी को मिलेगा। यानी 4,000 रुपए महीना हरियाणा डोमिसाइल को अगर हम जॉब देते हैं तो हरियाणा सरकार उस उद्योग को देगी। तो ये पहली चीज है, ये इंसेंटिव ऑलरेडी है इसके अंदर और ये बहुत बड़ी चीज है। थैंक यू मिस्टर चावला फॉर द क्लैरिटी, ये आवश्यक था। शुक्रिया आपने ये क्लैरिटी रखी। तो मुझे लगता है कि बाला सुब्रमण्यम ने जो बात जी आप प्लीज कंप्लीट कीजिए। हाँ, एक और कि हरियाणा सरकार ने स्किल डेवलपमेंट पे पिछले 4 वर्ष में काफी कार्य किया। एक हरियाणा स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी स्थापित की गई है जो कि हरियाणा के उद्यमियों की रिक्वायरमेंट्स को असेस करके अकॉर्डिंगली स्किल डेवलपमेंट पे बहुत मैसिव स्तर पर ऑलरेडी काम कर रही है। इसका ऑलरेडी ये हरियाणा विश्वकर्मा स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी हरियाणा में स्थापित हुई है। तो स्किल डेवलपमेंट और इंसेंटिव, ये दोनों चीजों पे सरकार ने कार्य भी कर दिया है, अनाउंस भी कर दिया है। ये मैं बोलना चाहता हूं और मैं इसके लिए धन्यवाद करूंगा कि अपने आप एक बैलेंसिंग पॉलिसी भी है। ऑल राइट सर, मुझे लगता है कि ये क्लैरिटी आनी भी आवश्यक थी, क्योंकि दोनों तरफ से अगर काम हो रहा है। अब फिर सवाल ये है बाला सुब्रमण्यम, तो आप लेबर लिंक्ड इंसेंटिव भी मिल ही रहा है जैसा कि चावला साहब ने भी साफ किया, तो मुझे लगता है कि ये इंसेंटिव काफी होने चाहिए इंडस्ट्री के लिए भी। मुझे सीधे सीधे ये बताइए, जो स्किल का और रिक्वायरमेंट का और ये जो एक छोटा सा गैप रह जाता है लोगों में कि हम चाहते हैं स्किल मिल नहीं रही है इसलिए हम आउटसोर्स करेंगे, बाहर जाएंगे, लोगों को बुलाएंगे, तो अब इसका सॉल्यूशन फिर आखिरकार निकाला कैसे जाए, क्या होना चाहिए? आई थिंक जैसे मैंने पहले बोला, इंटेंशन में कोई गलती नहीं है, लेकिन इसको अगर आप अभी अनाउंस करेंगे कि ये 10 साल का होगी, राइट, तो ये डर लग रहा है कि अगर एक्चुअली जब मैंने पहले इसको सुना, मैंने सोचा कि ये कुछ कोविड रिलेटेड कुछ प्रोटेक्शनिज्म है जो मे बी अगले 1 साल, 1.5 साल, 2 साल तक रहेगा, लेकिन अभी 10 साल का अनाउंस किया है। मुझे बस ये डर लग रहा है कि अगर कुछ कंपनीज ऐसे सोचेंगे कि ये कभी कर नहीं पाएंगे, परमानेंटली अगर शिफ्ट करेंगे तो फ्रॉम गुड़गांव टू से नोएडा या गाजियाबाद और दिल्ली, तो फिर हरियाणा का ओवरऑल नुकसान ही होगा। तो आप कह रहे हैं इन्वेस्टमेंट, इस तरह के फैसले इन्वेस्टमेंट पर असर डालते हैं, आप ये कह रहे हैं? तो मैं ये बोल रहा हूँ कि जैसे मैंने बोला, फोकस शुड बी मोर ऑन इंसेंटिव्स अभी भी है, लेकिन उसको और भी प्रमोट करना है और भी बढ़ाना है, उस पर इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। सेकेंडली, ट्रायल बेसिस में आप इंप्लीमेंट करने का भी मतलब सोचा होना चाहिए कि आप 1 साल तक इसको इंप्लीमेंट करके देखते हैं, हाउ डू कंपनीज रिस्पॉन्ड टू इट, डिमांड सप्लाई का गैप अगर ब्रिज हो रहा है कि नहीं हो रहा, उसके बाद आगे का फैसला ले सकते हैं। मे बी फॉर द नेक्स्ट 5 years और 10 years का फैसला 1 साल का मे बी ट्रायल पीरियड के बाद का भी सोचा हो सकता है। तो मुझे लगता है कि जाते जाते एक चीज और क्लैरिटी हो गई है कि सरकारों को भी ये सोचना चाहिए कि आपके आसपास जिस इलाके में आप उद्योगों को परमिशन दे रहे हैं अपना कारखाना लगाने की, उस इलाके के लोगों को चिन्हित किया जाए, उनको स्किल्ड किया जाए, ताकि वो अपने आसपास की कंपनी के रिक्वायरमेंट्स को मैच करें, और इसके साथ साथ कारखानों को भी इंसेंटिव मिले ताकि कारखानों को भी, उद्योगों को भी नुकसान ना हो, आपके लोगों को भी नौकरी मिले। मुझे लगता है कि ये एक प्रैक्टिकल सॉल्यूशन हो सकता है। एक तरफा फैसले ना हो,
उद्योग भी आगे बढ़े, उनको भी नुकसान ना हो, उनके ऊपर भी सरकारी हंटर ही ना चलता रहे, उनको भी फायदे में आने का मौका मिले और स्थानीय लोगों को रोजगार भी मिले। एक ऐसी बीच की नीति सबको बनानी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। अग्रवाल साहब थैंक यू सो मच, चावला साहब थैंक यू सो मच, बाला सुब्रमण्यम आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो इसी के साथ आपकी खबर आपका फायदा में आज इतना ही। इजाजत दें, नमस्कार।